हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आज के शुभ दिन के साथ हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ले लो कि अब तक की तो CSI और UGC नेट की जो साइट थी वो कोरोना की वजह से कोई भी न्यू नोटिस डालना बंद कर दी थी। बट उसका अभी दो नोटिस आया है। एक तो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म अब फिलअप होना बंद हो चुका है एंड एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो एग्ज़ाम डेट है 19 नवंबर, 21 नवंबर एंड 26 नवंबर। ये 3 डेट्स दी है उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। आप स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या उसकी साइट में भी जाकर के आप डिटेल्स जान सकते हैं। चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशंस। इसके कंटेंट देख लो। फर्स्ट है अपन जानेंगे बेसिस एंड डायमेंशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का, फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है ये जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एग्जांपल्स, देखेंगे कई सारे बेसिस एंड डायमेंशन के, रिजल्ट्स देखेंगे बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर और एक क्विक क्विज लूँगी मैं। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज सारी बेसिस एंड डायमेंशन की। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन बेसिस एंड डायमेंशन। इंट्रोडक्शन देखते पहले बेसिस का। इन मैथमेटिक्स दैट बी ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर स्पेस V is called basis. If every element of V may be written in a unique way as a finite linear combination of elements of V. Means मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक सेट B लेते हैं वेक्टर स्पेस से, उसके एलिमेंट्स का एक सेट बनाते हैं। वो बेसिस तब कहलाएगा अगर हम V के जो एलिमेंट्स है उसके यूनिक वे में लिख सकते हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन बना के एक यूनिक वे में लिखा जा सके, तब फिर जाके वो बेसिस होगा। The coefficients of linear combination are referred to as components or coordinates on V of the vector. जो कोफिशिएंट्स होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के, वो जो B है, जो बेसिस जो हम लोग सेट बना रहे हैं, उसका जो है कॉम्पोनेंट होगा या कोऑर्डिनेट कहलाएगा। जो कोफिशिएंट होगा मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन का, वो जो सेट B है वेक्टर्स का, उसका क्या होगा, वो कोफिशिएंट्स कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट होगा। द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड बेसिस वेक्टर। मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिस के, वो बेसिस वेक्टर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उसमें जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं, तभी जाके आपको ये आगे का लेक्चर समझ में आएगा। तो आप डायग्राम से देख समझ सकते हैं बेसिस को। यहाँ पर मैंने 2 क्यूब बनाई हुई है। द सेम वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट बेसिस। जो सेम वेक्टर है, वेक्टर सारे सेम हैं, वेक्टर स्पेस के हैं, लेकिन उसका 2 बेसिस बन सकता है, या कहीं 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, या सिर्फ एक सिंगल बेसिस भी हो सकता है। तो 2 बेसिस किस टाइप से बने हैं, जैसे इस क्यूब का देखोगे आप, तो इसमें एक में मैंने ब्लू एरो किया, एक में रेड एरो किया है। मीन्स 2 तरफ से आप 2 डायमेंशन ले सकते हो अलग अलग, एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं से भी लो तो वो एक क्यूब बनाएगा। किसी भी साइड से लोगे तो उसका जो साइड्स का जो वेक्टर होगा, जो साइड्स होगा वो एक वेक्टर फॉर्म करेगा। तो वही वेक्टर्स को अपन लेंगे तो उससे पूरा का पूरा क्यूब बन जाएगा। तो वही वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, उस क्यूब के बेसिस कहलाएंगे। इक्विवेलेंटली B इज़ अ बेसिस। मीन्स इसी तरह हम लोग एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, बेसिस के बारे में बता सकते हैं कि B इज़ अ बेसिस इफ़ इट्स एलिमेंट्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। उसके सारे के सारे एलिमेंट्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ V इज़ अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे V के, वो सारे के सारे जो B के जो एलिमेंट्स होंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे। मीन्स V जो है स्पैन करेगा V को। तो मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग
सेट इन सब के डेफिनेशन में पहले क्लियर किया, तो उसको भी आप क्लियर रखिए। इन मोर जनरल टर्म्स अ बेसिस इज अ लिनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट। तो इन जनरल टर्म्स आप बोल सकते हो बेसिस क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट। मतलब कि किसी भी वेक्टर का बेसिस क्या होगा, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जो उस वेक्टर को स्पैन करे। नोट, वेक्टर स्पेस कैन हैव सेवरल बेसिस, हाउएवर ऑल द बेसिस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो ये समझ लो आप कि एक वेक्टर स्पेस के कई सारे बेसिस हो सकते हैं, लेकिन उन बेसिस में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ही होंगे। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि एक बेसिस है वेक्टर स्पेस का, उसमें एक एलिमेंट है, उसी वेक्टर स्पेस का दूसरा बेसिस में 2 एलिमेंट है, ऐसा नहीं होगा। सारे के एलिमेंट सेम होंगे और उस एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसको काउंट करें तो वो क्या होगा, डायमेंशन होगा। मीन्स जो कार्डिनैलिटी आप निकालोगे बेसिस की, उसके जो जितने भी एलिमेंट है उसको गिनोगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, उसकी काउंटिंग डायमेंशन कहलाएगी। ना अपन अब डेफिनेशन, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं बेसिस की। अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेड टू बी अ बेसिस ऑफ वी एफ। मीन्स यहाँ पे वेक्टर स्पेस वी एफ ले लिए हैं, उसका सबसेट एस लिए हैं, वो एस बेसिस होगा वी एफ का इफ़ 2 कंडीशंस होने चाहिए। एस कंसिस्ट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मीन्स जो वेक्टर स्पेस वी एफ है उसका जो सबसेट है एस, उसमें क्या होने चाहिए, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए और एस जनरेट्स वी एफ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एस जनरेट करना चाहिए वी एफ को या स्पैन करना चाहिए। मीन्स एल एस इक्वल्स टू वी। ईच वेक्टर इन वी इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। मीन्स जितने भी वेक्टर होंगे वी के, वो जो है एलिमेंट जो होंगे एस के, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जब सेटिस्फाई करता है कोई भी सबसेट वी एफ का तो वो बेसिस बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे बीटा लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं आर क्यूब का। यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है, आर क्यूब, उसका सबसेट क्या है, बीटा इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मीन्स 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है ये बेसिस होगा आर क्यूब का ओवर आर, ये एक बेसिस है। मीन्स यहाँ पे आप देख लो कि 3 एलिमेंट्स है इसमें, इन तीनों एलिमेंट से पूरा का पूरा आर क्यूब जनरेट हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन करके। दिस इज बिकॉज फॉर एनी वी, कोई वी लिए हम लोग इक्वल टू एक्स वाई जेड है। मीन्स आर क्यूब का एलिमेंट है वी, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल हुआ। फॉर एनी वी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, वी हैव, चाहे कोई भी वी ले लो, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, तो आर क्यूब से कोई भी एलिमेंट ले लो, वी हैव वी इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स E1 प्लस वाई E2 प्लस जेड E3। यहाँ पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई जेड कहाँ से, वेक्टर स्पेस के फील्ड से। यहाँ पे फील्ड क्या है, आर है वेक्टर स्पेस की। तो v इक्वल्स टू किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स ले लिए फील्ड से और E1 E2 E3 बेसिस के एलिमेंट ले लिए। ये एक यूनिक होगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन इसका यूनिक होगा। दिस बेसिस बीटा इक्वल्स टू, ये बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, E1 E2 E3 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब। ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड बेसिस हो गया आर क्यूब के लिए। E1 E2 E3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे R3 है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिए हैं। 3 डायमेंशनल बेसिस है ये। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डायमेंशन V। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी बेसिस हमने फॉर्म किया कोई भी वेक्टर स्पेस पे, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी उन एलिमेंट्स के नंबर होंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, डायमेंशन। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा R3 में वो सिर्फ 3 एलिमेंट से जनरेट हो जा रहा था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसका डायमेंशन क्या था, 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट लगे थे हमको 3 डायमेंशनल के। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डीम V मीन्स डायमेंशन V।
Remark. A vector space Vf is called finite dimensional if there exists a finite subset S of V. मीन्स कोई भी वेक्टर स्पेस V को फाइनाइट डायमेंशनल कब बोलेंगे, जब उसके पास एक फाइनाइट सबसेट होगा S V का सच दैट LS इज इक्वल्स टू V, मतलब उसका जो बेसिस जो होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो फाइनाइट डायमेंशनल होगा, क्योंकि हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे फाइनाइट होगा तभी तो उसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी ना। फंडामेंटल थ्योरम है बेसिस के ऊपर। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होते हैं उसके पास बेसिस होगा ही। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है? इफ़ V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V एक अपन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, देन एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V इंडोड विथ अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मीन्स जो ऑर्डर बेसिस क्या होगी, उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बेसिस होगा उसका, एक ऑर्डर में होगा तभी वो ऑर्डर बेसिस कहलाएगी। दैट इज़ इफ़ S इक्वल्स टू x1 x2 x3 लेके चलते हैं, इस एन ऑर्डर्ड बेसिस, ये अगर ऑर्डर्ड बेसिस है देन द बेसिस x1 x2 x3 इज considered as different ordered basis. मीन्स इसमें मैंने शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे ये होगा कि अगर x1 x2 x3 एक ऑर्डर्ड बेसिस है किसका, V का, तो फिर सपोज उसका ऑर्डर चेंज कर दो कि वो हो गया x2 x1 x3, तो ये दोनों डिफरेंट बेसिस हो जाएंगे, दोनों सेम नहीं कराएंगे तब, क्योंकि वो ऑर्डरली देख रहे हैं हम बेसिस को। एक ऑर्डर वाला एक बेसिस कहलाएगा, दूसरा ऑर्डर वाला दूसरे ऑर्डर में कोई एलिमेंट्स है तो वो दूसरा बेसिस कहलाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। B इज इक्वल्स टू E1 E2 E3 डैश 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 EN। यहाँ पे देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। यहाँ पे हम लोग n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिए हैं रियल नंबर का, जिसमें फील्ड क्या है, R है, रियल नंबर है। तो इसके बेसिस जैसे कि स्टैंडर्ड बेसिस मैंने पहले बताया, अगर वो 3 डायमेंशनल था तो उसमें E1 E2 E3 था। अब यहाँ पे n डायमेंशनल है तो E1 E2 EN n एलिमेंट्स होंगे बेसिस के। तो E1 कैसे डिनोट करेंगे, 1 0 0 0 n तक के जाएगा पूरा, फिर E2 0 1 0 0 0 0 पूरा n तक जाएगा 0, फिर EN 0 0 0 1 लास्ट पे 1 nth प्लेस में 1 रहेगा। ये भी एक बेसिस होगा ऑफ R एंड R, हैंस डायमेंशन ऑफ R एंड R यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया, क्योंकि n डायमेंशनल है यहाँ पे वेक्टर स्पेस, तो फिर इसका डायमेंशन क्या होगी, n, क्योंकि इसके बेसिस में n एलिमेंट्स है, E1 E2 डैश 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 EN तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। S इक्वल्स टू है, यहाँ पे मैट्रिक्स लिए हैं, 4 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें वेक्टर स्पेस क्या है, M2 क्रॉस 2 R। वेक्टर स्पेस क्या है, मैट्राइसिस है 2 क्रॉस 2 की, जिसकी फील्ड कहाँ से, मीन्स फील्ड क्या है, R, मीन्स एलिमेंट्स इसके कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर R से। यहाँ पर अब इसका बेसिस हम मीन्स वेक्टर स्पेस है जो इसका सबसेट होता है बेसिस, उसका सबसेट लिए 4 मैट्राइसेस ले लिए हमने। तो इन चारों से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस स्पैन भी हो सकता है, ये एक दूसरे के लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है, देख सकते हो आप, ये चारों मैट्राइसेस एक दूसरे के लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, बेसिस फॉर्म किया। और इसमें जो है डायमेंशन जो है m इंटू n होगा, जो मैट्राइसेस का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, उसमें उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स m इंटू n हो जाते हैं। m रोज n कॉलम है तो दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायमेंशन निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट S इज इक्वल्स टू, यहाँ पे S इक्वल्स टू लिए हैं, मीन्स बेसिस में क्या ले लिए, 1x x स्क्वायर x टू द पावर n तक के। ये किसका बेसिस है, fx का। fx क्या है, एक पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है,
ठीक है, एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, उसका वेक्टर स्पेस है। तो हैंस एफ एक्स इज ए इन्फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिस है 1x² किसका, पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स कितने भी इन्फिनाइट बन सकते हैं। तो और इसका डायमेंशन और आगे तक जा सकते हैं, 1x² x⁴n के आगे और जाएगा, तो ये इन्फिनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 1x² x⁴n तक के लिखा है, उसके आगे भी जाएगा x⁴n+1 n+2, इससे भी पूरे से फॉर्म हो सकता है वो वेक्टर स्पेस। तो इसका डायमेंशन इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, v = p and f द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। अब यहाँ पे ये मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये v क्या है, एक पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है जिसका डिग्री सिर्फ और सिर्फ n तक के ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऊपर वाले में स्पेसिफाई नहीं था कि कितनी भी डिग्री हो सकती थी, इसलिए वो इन्फिनाइट डायमेंशनल था। बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री n तक की हो सकती है। तो फिर उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि यहाँ पे बेसिस क्या बन जाएगा फिर 1x² क्योंकि 1 भी काउंट होगा, इसलिए यहाँ पे डायमेंशन n+1 हो रहा है। 1x² जैसे x⁴n, क्योंकि इसको स्पैन करने के लिए 1 की ज़रूरत भी पड़ेगी पॉलिनोमियल के वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए, ठीक है। तो फिर ये बेसिस हो गया जिसका डायमेंशन क्या है उस वेक्टर स्पेस का, n+1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CR इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। यहाँ पे CR मीन्स किसका वेक्टर स्पेस बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और अ फील्ड R क्या है, रियल नंबर की फील्ड है यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन मीन्स ये अब किससे फॉर्म हो सकती है, पूरी की पूरी फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 2 ही एलिमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, 1 and I। मीन्स इस एग्ज़ाम्पल में इसको ऐसा लिया गया है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है कि जिसका बेसिस क्या है 1 और I। तो फिर कोई भी वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस आप बना लो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स लगेंगे बेसिस के लिए, 1 और I, क्योंकि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया इस वेक्टर स्पेस का, 2। तो ये S = 1 और I का जो सेट है वो किसको स्पैन कर देगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W। मीन्स जो सब स्पेस है W किसका, R³ का, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस लिए अपन W, जहाँ पे W = क्या है, ABC R³ से है, सच डेट कैसा होना चाहिए, A + B + C = 0, ये कंडीशन है इसकी। तो इसका हमको बेसिस और डायमेंशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। We first note that W is not equals to R³ because, for example, 1, 2, 3 does not belongs to W. मीन्स यहाँ पर W पूरा का पूरा इक्वल नहीं है R³ के वेक्टर स्पेस का, उसका सब स्पेस ही है। मीन्स वो पूरा का पूरा कभी भी R³ के इक्वल नहीं हो पाएगा, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि 1, 2, 3 क्योंकि कभी भी W में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन वो R³ में बिलोंग करता है। क्यों, डायमेंशन ऑफ W इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, डेट इज़ डायमेंशन ऑफ W इज़ लेस देन। अब डायमेंशन जो है R³ की हमेशा 3 होगी, ठीक है, तो W की हमेशा उससे छोटी ही होगी, क्योंकि वो हमेशा छोटा ही रहेगा। 1, 2, 3 क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि हम 1 + 2 + 3 कभी भी प्लस करके देख रहे, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। और W इक्वल तो क्या है, ABC बिलोंग्स टू R³ सच दैट A + B + C = 0। तो वो 1, 2, 3 लेकिन R³ में तो आएगा, बट W में नहीं आएगा, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो डायमेंशन जो है W की हमेशा 3 से कम ही होगी, मतलब कि जो वेक्टर स्पेस है उसका उससे कम होगी। और इस वेक्टर स्पेस का क्या है डायमेंशन, R³ का 3 है।
फर्दर वी ऑब्जर्व दैट u1 इक्वल्स टू क्या है, सपोज हम लोग ये लेके चलते हैं कि u1 इक्वल्स टू 1 0 -1 ले लिए और u2 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू ले लिए 0 1 -1 आर टू एलाई वेक्टर्स। ये दोनों एक दूसरे के लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक से चेक करो, लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना। इसके पहले मैंने लिनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते बताया था। तो ये दोनों एक दूसरे के एलाई वेक्टर्स हैं इन W। ये दोनों W में है क्योंकि इसको सम करके देख लो, इसके तीनों डायमेंशंस को। u1 के देखेंगे अपन तो 1 + 0 + -1, तो 1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, a + b + c = 0 हो रहा है इसमें। सिमिलरली u2 में देखेंगे तो वो भी a + b + c उसके इक्वल्स टू 0 होंगे। मीन्स 0 + 1 -1 इक्वल्स टू 0 होगा। एंड ठीक है, ये दोनों एलाई भी है और ये जो अब इसको स्पैन करेंगे u1 और u2 को तो W फॉर्म होगा। थस u1 u2 फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ W। ये दोनों किसके बेसिस हो जाएंगे, W के। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2। यहाँ पे डायमेंशन क्या हो गया W का, 2। एक R³ यहाँ पे वेक्टर स्पेस था, उसका हमने सब स्पेस लिया था W। उस W का हमको डायमेंशन निकालना था, उस सब स्पेस का। तो कभी भी R³ के तो इक्वल हो नहीं सकता था, उसे उसका डायमेंशन हमेशा उससे छोटा ही होता, मतलब 3 से छोटा ही होता। अब हम देख सकते हैं कि u1 u2 हमने 2 एलिमेंट्स लिए W से, और उससे पूरा वो जो 2 एलिमेंट्स है वो पूरा W को स्पैन कर सकते हैं, एक दूसरे के लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ये बेसिस की डेफिनेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है और दो ही एलिमेंट इसको बेसिस बना दे रहा है। मीन्स इसके बेसिस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, 2। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं ऑन बेसिस एंड डायमेंशन। फर्स्ट रिजल्ट है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन n। V एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन है n। तो फर्स्ट है A, S इक्वल्स टू x1 x2 xn, देन S स्पैन्स V इफ एंड ओनली इफ S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। मीन्स S जो है हम लोग एक सब स्पेस या सब सेट ले लेते हैं V का, x1 x2 xn एलिमेंट है उसमें, तो वो स्पैन करेगा V को तभी इफ़ एंड ओनली इफ़ S इज़ Li। जब S Li होगा या S Li होगा तो फिर x1 x2 xn जो है स्पैन कर देगा V को, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट बेसिस हो गया ये सपोज। तो फाइनाइट है तो फिर V के पास तो मीन्स बेसिस होनी ही चाहिए, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। तो फिर S इक्वल्स टू x1 x2 xn है, और ये अगर स्पैन भी कर देता है V को तो फिर स्पैन कर रहा है, स्पैन तभी करेगा जब वो Li होगा, या Li होगा तो फिर वो स्पैन कर देगा V को S। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनी Li सबसेट ऑफ V डेट कंटेन्स एक्जैक्टली n वेक्टर्स इज़ अ बेसिस ऑफ फॉर V। मीन्स कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का जिसके पास n एलिमेंट्स ही है, मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स ही है, या n वेक्टर्स को ही कंटेन करता है, या फाइनाइट वेक्टर्स को ही कंटेन करता है, तो वो बेसिस बना देगा V के लिए। एवरी Li सबसेट ऑफ V, जितने भी Li सबसेट होंगे V के कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर V। जितने भी Li सबसेट होंगे V के, उसको हम लोग एक्सटेंड करके उसका बेसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ इनफिनाइट नंबर ऑफ बेसिस इफ कार्डिनैलिटी ऑफ द फील्ड इज़ इनफिनाइट। जितने भी नॉन ट्रिवियल मीन्स फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, नॉन ट्रिवियल मीन्स जो
मतलब कि नॉन ट्रिवियल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस इफ कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड इज इनफाइनाइट। मतलब कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस ले रहे हो, वो नॉन ट्रिवियल कब होगा? जब वो या तो v के इक्वल नहीं होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा वो सब स्पेस, क्योंकि खुद एक v और 0 क्या है, ट्रिवियल वेक्टर स्पेस होता है। तो नॉन ट्रिवियल, बाकी इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऐसे सब स्पेस बनेंगे कोई वेक्टर स्पेस का, वो भी वेक्टर स्पेस ही होगा। तो जो भी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होती है इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड इज इनफाइनाइट। मीन्स अगर फील्ड की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो उस वेक्टर के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस हो सकता है। मीन्स उसके सपोज एक वेक्टर स्पेस है, उसकी फील्ड की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो फिर उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस हो सकता है। लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। W एक सब स्पेस लेते हैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ओवर अ फील्ड F। एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मीन्स R टू द पावर n, उसका एक सब स्पेस लेते हैं W, यहाँ पे फील्ड लिए F, देन डायमेंशन ऑफ W जो है वो लेस एन इक्वल्स टू n हो सकता है। W क्या है, यहाँ पे एक सब स्पेस है एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो उसका जो W का जो डायमेंशन है, उसका सब स्पेस का जो डायमेंशन है या तो n के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। इन पर्टिकुलर इफ़ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू n हो जाता है तो W इज इक्वल्स टू V होगा पूरा का पूरा। इफ़ V इज़ अ सब स्पेस, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इफ़ V इज़ अ सब स्पेस ऑफ R टू द पावर n क्रॉस n। अब यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या है, R टू द पावर n क्रॉस n। V उसका सब स्पेस लेके चले हैं सच दैट एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ V इज़ इन्वर्टिबल। मीन्स अब वेक्टर स्पेस है कोई भी, या वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है तो उसके पास ज़ीरो एलिमेंट तो होंगे ही, लेकिन अगर हम उस ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी जो भी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। अगर इन्वर्टिबल होते हैं तो देन V इज़ एट मोस्ट n डायमेंशनल। इससे यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सब स्पेस लेते हैं हम लोग V R टू द पावर n क्रॉस n वेक्टर स्पेस का, तो फिर उसके जो ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ करके, उस सब स्पेस के ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे इन्वर्टिबल अगर है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट n डायमेंशनल होगा। जो V जो है n डायमेंशनल होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो वो क्या हो जाएगा, n डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर स्पेस R टू द पावर n क्रॉस n है, लेकिन उसके सब स्पेस जो है उसका जो डायमेंशन है वो n से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑल्सो इफ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है, मीन्स ये जो R टू द पावर n क्रॉस n आप देख रहे हो उसमें अगर n ऑड हो गया तो फिर जो डायमेंशन होगा V का, उसका कोई भी सब स्पेस ले लोगे ज़ीरो को छोड़ के, उस सब स्पेस में अगर ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ दोगे और बाकी सारे अगर इन्वर्टिबल है तो सब स्पेस के, और वो n जो है यहाँ पे ऑड दिया हुआ है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा उस सब स्पेस का, मीन्स डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। या तो फिर n डायमेंशनल से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर इवन भी है तो, अगर ऑड है तो 1 ही होगा, इवन भी है तो n से ज़्यादा नहीं हो सकता, n या n से कम हो सकते हैं, एट मोस्ट n लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, लेट W1 एंड W2 बी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। दो सब स्पेस दिए हैं वेक्टर स्पेस V का सच दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगर ऐसा होता है मीन्स हम फिफ्थ पॉइंट में थे, इसमें क्या बोलता है कि दो W1 और W2 भी दो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। किस तरह से है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू क्या है,
1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, देन W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वन ऑफ द सब स्पेसेस, मतलब कि W1 प्लस W2 एक सब स्पेस होगा एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू द अदर। मीन्स यहाँ पे अगर दो सब स्पेस ले रहे हैं हम W1 और W2 V के, जो कि कैसे है उसका डायमेंशन, कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 करते हैं अगर, तो वो किसको इक्वल आएगा, 1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगर ऐसा होता है तो W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 दोनों अलग अलग मीन्स सब स्पेस होंगे V के, ये दोनों भी सब स्पेस होंगे कहना चाह रहा है V के। ना अब हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पे। द डायमेंशंस ऑफ द ज़ीरो स्पेस, ज़ीरो स्पेस में क्या आएगा, सिर्फ ज़ीरो इज़ डिफाइंड टू बी ज़ीरो। मीन्स जो डायमेंशन होता है ज़ीरो स्पेस का वो ज़ीरो ही होता है। इट इज़ जनरेटेड बाय पाई। इसको जनरेट किससे करते हैं, पाई से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा।